चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हमारी लगातार आ रही हैं। ये स्टडी में सीडीपी की चौथे नंबर की क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो आपके अलग अलग लोग इसके अंदर दे रखे हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, पावलोव, है ना, और कोहबर, ये बहुत सारे लोग दे रखे हैं जो आपको कठिन थोड़े से लगते हैं। तो इनकी एक सेपरेट क्लास मैंने बना दी है, ये क्लास देख के जाइए, यहीं से प्रश्न आएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी गारंटी है कि समझने के बाद ये आप कभी नहीं भूलोगे। और आप याद रखिएगा कि वाइगोस्की से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, स्किनर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जीन पियाजे से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे से आपको शुरू करते हैं। जीन पियाजे से आप संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, एमपीटेट वर्ग 3 की संपूर्ण क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पर्यावरण मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सीडीपी के चौथी क्लास चल रही है, 10 तारीख के पहले सीडीपी को भी कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट के अंदर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लासेस को जरूर देखें। पूरा का पूरा ईवीएस हमने कंप्लीट कर लिया है, पर्यावरण अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया है। पीजे के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो पीजे साहब ने, जीन पीजे साहब ने कहा है कि चार चरण में बच्चों का विकास होता है और हर चरण में बच्चे की सोचने की, समझने की और अलग अलग काम करने की तरकीबें बढ़ती हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं। आप ध्यान रखिएगा, संवेदी मोटर स्किल, ध्यान रखिए, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत ये नहीं आता है। ये जो आता है ओनली शिक्षण शास्त्र अर्थात सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट हम कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं पैरागोजी। ये वर्ग 3 के अंदर सबसे बड़ा सिलेबस टॉपिक है, यानी कि वर्ग 3 के अंदर जो 30 चैप्टर आते हैं वो सीडीपी में ही आते हैं। बाकी ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब छोटे छोटे विषय हैं जिसके अंदर केवल पेडागोजी आप कर लोगे तो भी आप निकाल ले जाओगे। सीडीपी कर लिया, ईवीएस कर लिया और इन सब का पेडागोजी कर लिया, हिंदी का, संस्कृत का, या आपका अगर इंग्लिश हो तो इंग्लिश का, तो आप पेडागोजी अगर कर लोगे तो भी आप नॉर्मली टेट पास कर लोगे, क्योंकि आपको कोई 100 में से 150 नंबर नहीं लाना है, आपको 150 में से 75 लाना है और यूआर के लिए 90 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण इन्होंने बताया, वो बताया सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने कहा कि बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है तो वो अपने सेंसर से सीखता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है। वो देखना, सुनना, छूना, चखना या सूंघना पसंद करता है। वो मोटर स्किल्स जैसे हाथ पैर हिलाना और उसके जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करता है। तो बच्चा, जब भी आप छोटे से बच्चे को कोई खिलौना देते हो तो वो उस खिलौने को या तो छूता है या उठाता है या तोड़ने की कोशिश करता है या फिर मुंह में लेने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन पियाजे साहब बताते हैं वो बात बिल्कुल सही है। पियाजे साहब कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, चीजों को धीरे धीरे समझता है और शुरुआत के 2 साल में अपनी आंखों से देखता है, महसूस करता है और खाने का प्रयास करता है। ये बात तो आपने समझी होगी। आगे देखते हैं अगला क्या है सर। अगला जो टॉपिक है वो हमें क्या कहता है, अगला टॉपिक हमें क्या कहता है, अगला टॉपिक हमें बताता है कि किस प्रकार आप जो है आपके इसके आगे के भाग में आते हो। इसमें अगला जो टॉपिक प्याजे साहब कहते हैं वो कहते हैं प्री प्रपोर्शनल स्टेज। इसमें पूर्व परिचलात्मक चरण के बारे में बताया गया है। 2 से 7 वर्ष में होता है। उसमें हमने 0 से 2 साल देखा था, यहाँ पे 2 से 7 साल, यानी कि बच्चा जब 2 साल से बड़ा हो जाता है और 7 साल से छोटा होता है तो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो आइए समझते हैं। प्याजे साहब कहते हैं कि जब उम्र में जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे होते हैं, वो सोचने लगते हैं, उनकी सोच विकसित हो जाती है, सरल हो जाती है, वे चीजों को अपनी दृष्टि से समझते हैं और स्व केंद्रित हो जाते हैं। स्व केंद्रित का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चे स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं, अगर उनके पास कोई चीज है तो वही सब कुछ है, उससे बेटर चीज जीवन में कुछ नहीं है। तो स्व केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं को शक्तिमान मानने लगता है, स्वयं को अच्छा मानने लगता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा सोचता है कि उसके पास जो खिलौना है वही सबसे अच्छा है, बाकी के पास जो खिलौने वो तो बेकार हैं। अगर आप उस बच्चे को एक चित्र दिखाते हैं और उसे दिखाते हैं कि एक आदमी एक नदी को पार कर रहा है, मान लीजिए एक लड़का खड़ा है और एक वो नदी को पार करते हुए कहीं जा रहा है, तो बच्चा अपने अनुसार ही अपने दिमाग में वो बात बिठा लेगा कि जो व्यक्ति जा रहा है ये अपने घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपने घर जाना अच्छा लगता है। इसलिए जब आप उसको कोई फोटो दिखाओ और उस फोटो में एक नदी हो और नदी में एक आदमी चलते हुए दिखाया जा रहा हो, तो बच्चा स्व केंद्रित हो गए अपनी ही सोच के द्वारा ये सोच लेता है कि शायद ये लड़का या ये जो फोटो मुझे दिखाया जा रहा है ये आदमी अपने घर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी उसका घर जाना बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज थी जिसमें 2 से 7 साल के बच्चों के बारे में अपन ने देखा। तीसरी स्टेज देखिए, तीसरी स्टेज क्या कहती है? तीसरी स्टेज कहती है
7 साल के ऊपर वाले बच्चे, 7 साल से 11 साल तक के बच्चे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। 7 साल से 11 साल के बच्चों के व्यवहार के बारे में भी यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्याजे साहब कहते हैं कि इस उम्र में बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। तर्क, है ना, तर्क संगत बातें करते हैं, किसी चीज के कारण बताते हैं, कोई चीज गलत है तो क्यों है, कोई चीज सही है तो क्यों है, ये बच्चे समझाते हैं और चीजों को अपनी वास्तविकता के अनुसार समझने लगते हैं। अब तुलना और प्रभाव वो समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक बच्चे को दो समान पानी के ग्लास दिए जाए और फिर उसी पानी को आप किसी तीसरे ग्लास में डाल दें, तो बच्चा समझ जाता है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये केवल अंतर है। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है और उसको दो ग्लास दिए जाए, दोनों में पानी भरा हुआ है, सेम पानी भरा हुआ, उतनी क्वांटिटी का पानी है, दोनों ग्लास बराबर भरे हुए, और एक बड़ा सा गिलास लेके इन दोनों के पानी को इसमें डाल दिया जाए, तो बच्चा समझ जाएगा कि भैया ये जो पानी है ये उतना ही है जितना दोनों ग्लास में था, बड़े आकार में कुछ ज्यादा पानी थोड़ी आ गया, क्योंकि ए नंबर के ग्लास में और बी नंबर के ग्लास में जो पानी था वही सी नंबर के ग्लास में आया। इसका मतलब बच्चा समझ चुका है कि इस पानी में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आकार चेंज हुआ है। तो याद रखना 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। अगला चरण जो होता है चौथा होता है। चौथे चरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है औपचारिक परिचालनात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 साल या उससे अधिक के बच्चों के साथ होता है। इस चरण में बच्चे अमूर्त चीजों को सोचते हैं। बच्चा इमोशनल को उसको पता चलता है, इमोशनल चीजें क्या होती है उसे पता चलती है। बच्चा ऐसी चीजों को समझने लगता है जो शायद नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन वो अनुभव की जा सकती हैं, ऐसी चीजों को समझता है। वो विचारों के बारे में बात करता है कि मुझे इतने विचार आ रहे हैं। वो किसी ऐसी चीज के ऊपर बात करता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में उन चीजों को बिठाता है। संभावनाओं पर बात करता है, कल्पना करने लगता है, ठीक है, और सोचने में लगता है, ठीक है। उदाहरण, अगर बच्चा सोचता है कि क्या होगा अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण ना हो, यह दिखाता है कि वह अमूर्त विचार कर रहा है। यानी कि 11 साल के ऊपर का बच्चा अपनी सोच को विकसित कर लेता है और 11 साल के ऊपर का बच्चा सारी की सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझता है मेरे भाई। पीजे का संज्ञानात्मक विकास बच्चों के अलग अलग स्टेज को बताता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे साहब ने कितने स्टेज दिए, 4 स्टेज दिए, तो आपको चारों स्टेज पूछी जा सकती हैं। पहले 0 से 2 साल है, फिर 2 से 7 साल है, फिर 7 से 11 साल है और फिर 11 साल से ज्यादा है ना। याद रखिएगा, नोट्स में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां मेरे सारे नोट्स मैंने अपलोड करे हैं, मेरे भी और जो मेरे पास कंटेंट इधर उधर से आता है वो भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थार्नडाइक का। थार्नडाइक भी एक बहुत बड़ा जो है विचारक है, या फिर कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है। और थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत का नाम क्या है भाई, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो पूछा जाएगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक ने दिया। याद रखना, इसने सीखने के बारे में एक प्रमुख सिद्धांत दिया जिससे उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत किया। इसने बताया कि बच्चा सीखता कैसे है। जीन पियाजे साहब ने भी बताया, ये भी अलग बता रही है, कोई थर्ड आदमी है, थार्नडाइक इनका नाम है, और थार्नडाइक ने बताया कि बच्चा सीखता कैसे। तो सीखने का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने प्रयास और त्रुटि को बताया कि कितनी बार बच्चा प्रयास करेगा, कितनी बार फेल होगा। तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। और थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति या प्राणी को एक नई स्थिति में समस्या को हल करने के लिए कई प्रयास करने होते हैं और इन प्रयासों में गलतियां भी होती हैं। जब नई स्थिति आती है तो बच्चा भी गलतियां करता है और जब बार बार वो चीजों को दोहराता है तो बच्चा वास्तविकता में सफल हो जाता है। ये इन्होंने किया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किए गए। बार प्रयास करने और त्रुटियों को सीखने के बाद अनंतः ये इनका सही समाधान निकाल पाए, यानी कि इन्होंने सही समाधान निकाल लिया। थार्नडाइक ने क्या किया, थार्नडाइक ने इस सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें उन्होंने भूखी बिल्ली और पिंजरे का उपयोग किया। उन्होंने क्या करा, एक बिल्ली को लेकर आए, एक बिल्ली को लेकर आए, मान लो ये बिल्ली है ना, मान लो ये बिल्ली है, ऐसे बना देते अपन इसको, ठीक है। मान लो नहीं भी बनी तो अपन मान लेंगे कि बिल्ली है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने एक बिल्ली को लाए और बिल्ली और एक पिंजरे को लाए, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, बिल्ली को पिंजरे में पहले तो बंद कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, सुनिएगा। बिल्ली को पहले पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर खाना रख दिया। जैसे कि एक पिंजरा लाए, ये पिंजरा है, ये पूरा पैक है, ये पूरा पिंजरा पैक है,
इस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली है। इस पिंजरे के अंदर कौन है? इस पिंजरे के अंदर बिल्ली है, बिल्ली मौसी। ठीक है, मान लो ये बिल्ली है। ठीक है, मान लेना ये बिल्ली है। इसकी मूछें बना दो ऐसे तो लग जाएगी तुमको बिल्ली है। अब ये इस उसके अंदर है, यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा दिया। ठीक है, और बाहर रख दिया खाना। क्या रख दिया? खाना रख दिया, ये खाना है। ठीक है, ये कौन कर रहा है? थार्नाडाइक कर रहे हैं। पिंजरे में एक लीवर दबाया, यानी क्या, एक लीवर रखा। इस लीवर को अगर कोई दबाएगा तो ये गेट खुल जाएगा और खाना उसको मिल जाएगा। लीवर मतलब गेट का लॉक, जिसे दबाने पर पिंजरे का दरवाजा खुलता था। तो अब यही प्रक्रिया बार बार होने वाली है। बिल्ली को खाने तक पहुंचने के लिए कई तरीके आजमाए, जैसे पिंजरे को खरोचना, उसको कूदना, अंदर से चिल्लाना, म्याऊं म्याऊं की आवाज करना, लेकिन गेट नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि उस गेट को खोलने के लिए एक लीवर आपको दबाना पड़ेगा, और लीवर अगर बिल्ली दबाती है तो खाना उसको मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस बार बार करने पर बिल्ली क्या करती है? गलती से लीवर पर पंजा मार देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वह खाना को प्राप्त कर लेती है। अब क्या होता है कि इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर, बार बार, पहली बार तो गलती से हुआ, लेकिन बार बार यही प्रक्रिया होगी। तो बिल्ली का बार बार गलती से पैर अगर उस पर जा रहा है तो गेट खुलता जा रहा है। अब 4 से 5 बार करने के बाद बिल्ली समझ जाएगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि इस लीवर पर मेरा पैर जाता है तभी ये गेट खुलता है, और जब मैं इस लीवर पर पैर डालूंगी गेट खुलेगा और खाना मुझे मिल जाएगा। तो बिल्ली सीख जाती है 4 से 5 बार के बाद। यानी कि ध्यान रखिएगा, इस बिल्ली के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कोई भी बच्चा बार बार अगर कोई चीज करने का प्रयास करता है तो वो सीख जाता है। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत क्या है? इसमें पहला जो प्रयास इन्होंने कहा ट्रायल होना चाहिए। किसी समस्या के समाधान को पाने के लिए व्यक्ति या प्राणी बार बार प्रयास करता है और उसमें वो विभिन्न कार्यों में विकल्प को आजमाता है, अलग अलग ट्राई करता है। जैसे कि आपको एमपी टेट निकालना है तो आप या तो मेरी क्लास देख रहे होंगे, या किसी अन्य टीचर की क्लास देख रहे होंगे, या कुछ और देख रहे होंगे, है ना। तो आप प्रयास कर रहे हो और आप अनंतः सफल हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पास हुआ जाता है। फिर अपने छोटे भाई को बताएंगे अगली डेट में कि देख बेटा मैंने ऐसे पास किया था, तू भी ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रायल। ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। त्रुटि, एरर होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इन प्रयासों में गलती होना स्वाभाविक है। कई बार गलत विकल्प चुने जाते हैं और अंत में लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बार बार अगर आप ये चीजें करोगे तो सकारात्मक परिणाम बाद में आपको मिलेगा। तो यही सही प्रयास हो जाता है तो व्यक्ति सकारात्मक परिणाम पर पहुंच जाता है। वही इस प्रयासों को याद रखना, तो भविष्य में उस प्रयास को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो बार बार अगर आप ऐसा करोगे आप सक्सेस होगे, तो अपने छोटे भाई को बताओगे कि एमपी टेट कैसे पास किया जाता है। ठीक है, तो अभ्यास का प्रभाव बार बार ध्यान रखिएगा। 10 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, टेस्ट जरूर लगाइए, प्रैक्टिस मॉक जरूर दीजिए, है ना। मॉक जरूर लगाइए, मॉक जितना ज्यादा दोगे उतना बेटर है, उतना बेटर। पुराने साल का लगा लो, टेक्स्ट बुक पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, टेस्ट जरूर लगाना है, टेस्ट जरूर लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, बिना टेस्ट के उद्धार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभ्यास का प्रभाव, बार बार प्रयास करने से व्यक्ति सीखता है और कौन से प्रयास में सफल होंगे और कौन से में नहीं। इस प्रकार गलतियों से सीखते हुए व्यक्ति समाधान ढूंढ लेता है। ये थार्नाडाइक साहब कहते थे। थार्नाडाइक ने सीखने के अपने सिद्धांत में 3 प्रमुख नियम को प्रस्तुत किया था। पहला किया था लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि किसी प्रयास के बाद कुछ सुखद अनुभव प्राप्त होता है तो उस प्रयास को फिर से करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे कि बार बार अगर आप कोई प्रयास करते हो आपको अच्छा लगता है, और यदि परिणाम अप्रिय हो तो उस प्रयास को दोहराने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी कि जब आप टेस्ट दो और मान लीजिए कि आपके नंबर आए 74 150 में से, तो आपको लगेगा कि यार एक ही नंबर कम रह गया, चलो मैं अगला टेस्ट देता हूँ, क्योंकि एक ही नंबर तो बढ़ाना है। तो अगले टेस्ट में मान लीजिए आपके नंबर आ गए 85, आप पास हो गए, है ना। सामान्य सा जो नंबर चाहिए वो हो गए। लेकिन मान लो आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके मात्र 10 सही हुए 150 में से, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप नहीं करोगे कि भाई 10 है, मैं कितना भी जोर लगा लूं 75 नहीं आएंगे, है ना। तो प्रभाव का नियम, इफेक्ट, यानी कि कभी अगर सकारात्मक परिणाम आएगा तो आप वो काम बार बार दोहराओगे, अगर नेगेटिव परिणाम आएगा तो आप काम को बार बार नहीं दोहराओगे। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज इन्होंने बताया। बार बार अगर कोई अभ्यास से सीखता है, मजबूत होता है, और अगर किसी कार्य का अभ्यास बंद हो जाए तो उसे सीखने की प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो मैं पुनः कह रहा हूं, अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। ठीक है, तो रीडनेस जो है इसको भी ध्यान रखना है। व्यक्ति और प्राणी तभी प्रभावी रूप से सीखता है जब उस कार्य को करने की मानसिक
और शारीरिक रूप से तैयार होता है, यानी कि उसका माइंड भी काम करना चाहिए और उसकी जो सारी चीजें हैं बॉडी की वो भी काम करना चाहिए, तभी ही थायराइड आप कहते हैं कि ये सारी चीजें आप बेटर ढंग से कर सकते हो। बड़ा आसान तरीके से थायराइड को हमने समझा। थायराइड साहब की एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं। थायराइड साहब ने क्या किया था? थायराइड साहब ने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उस पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा दिया, बाहर खाना रख दिया। लीवर को जब दबाया जाता है तो गेट खुल जाता है। अब बिल्ली को केवल खाना दिख रहा था, उसे नहीं पता था कि लीवर नाम की कोई चीज यहाँ पर लगी हुई है। जब बार बार बिल्ली चिल्ला रही थी, पंजे मार रही थी, तो गलती से एक बार लीवर के ऊपर उसका हाथ चला गया, पैर चला गया, लीवर खुला, गेट खुला, खाना उसे मिला। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। तो जब बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया तो बिल्ली समझ गई कि भैया खाना अगर पाना है तो लीवर दबाना पड़ेगा, लीवर अगर दबाया गया तो खाना मिलेगा। उसी तरह एमपीटेट वर्ग 3 पास करना है तो टेस्ट देना पड़ेगा मेरी, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयास त्रुटि के सिद्धांत में प्रयास याद रखना, ट्रायल होना चाहिए, त्रुटि होगी होगी, गलती होगी होगी। जीवन में गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है। गांधी जी से भी हुई है, तो आप तो किस खेत की मूली हो। सकारात्मक परिणाम और अभ्यास का प्रभाव निरंतर होना चाहिए। अगले आदमी की बात करते हैं, ये भी याद रखना, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, अभ्यास के नियम की बात करते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं वो है कोहबर। कोहबर का जो विकास सिद्धांत है वो है नैतिक विकास सिद्धांत। कोहबर साहब, इनका पूरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई, सॉरी लॉरेंस कोहबर, है ना, कोहलबर्ग नाम इनका, कोहलबर्ग। मैं बार बार कोहबर कह रहा था। तो भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। शब्द वैसे भी किसी को दुख देते हैं तो किसी को तसल्ली, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास सिद्धांत है इनका। त्रुटि सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? पियाजे साहब का, याद रखना। और लॉरेंस जी का कौन सा है? कोहलबर्ग सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्ति का नैतिक विकास सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, अलग अलग चरणों में होता है, ये इन साहब ने कहा। इनका मतलब कि लोग नैतिकता, अच्छाई या बुराई की समझ को अलग अलग स्तरों पर समझते हैं और समय के साथ उनकी समझ विकसित हो जा सकती है। यानी कि एक ही टाइम पे सारी चीजें आप सीख जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोहलबर्ग साहब कहते हैं कि नैतिक विकास 3 स्टेज में होता है, 3 लेवल्स पर होता है और 6 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? 6 अवस्था में होता है। स्टेज कितनी होती है? 3। तो अपन 3 स्टेज समझेंगे, 1, 2 और 3, और इसमें फिर अलग अलग अवस्था समझेंगे, ठीक है। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग साहब कह रहे हैं कि भैया आप जो नैतिक चीजें सीखते हो, आपके घर में अच्छी अच्छी बातें सीखते हो, नैतिकता सीखते हो अपने घर वालों से, ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रोसेस है। और इसमें 3 स्टेज होती है, 3 स्तर होते हैं, और 3 स्तर के अंदर भी अलग अलग 6 अवस्था होती है, 2-2। तब जाके कुछ सीखोगे, तब जाके अच्छे नागरिक बनोगे। फिर कह रहा हूं, ये पर्यावरण नहीं है, ये केवल सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्लास नंबर 4 है ये, ध्यान रखना। ऐसी 2-3 क्लास और आएगी, सीडीपी खत्म, पर्यावरण पहले ही निपटा चुके हैं अपन, ठीक है, याद रखिएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत 3 स्तरों पर होता है। आइए समझते हैं। पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल। क्या है भाई? कोहलबर्ग साहब का प्री कन्वेंशन लेवल, प्राक परंपरागत स्तर। हिंदी में थोड़ा कठिन लग सकता है, इसको कहते हैं प्राक परंपरागत। देखो इंग्लिश वर्ड पढ़ लेना, है ना, पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो इंग्लिश वर्ड पढ़ लेना। और जो लोग पहली बार कंप्यूटर चलाएंगे, एक बार अपने आस पड़ोस में किसी के पास कंप्यूटर हो तो देख लेना पेपर कैसे माउस पकड़ते हैं। पता चले माउस आज तक नहीं पकड़ा, पेपर देने पहुंच गए तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो पहले एक बार टेक्स्ट बुक वगैरह पे देख लेना, सेम वैसा ही इंटरफेस वहां पर भी होता है। तो किसी का कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आस पड़ोस कहीं पर भी 5 मिनट पकड़ के देख लेना उसको। प्राक परंपरागत स्तर, ये पहला स्टेज है। इस पहले स्टेज में क्या होता है, ये स्तर लगभग 4 से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है। देखो हर व्यक्ति अलग अलग स्टेज बताएगा, है ना। जैसे कि पियाजे साहब 0 से 2 साल ले लिए थे, उन्होंने बच्चों को सिखाने की बात की थी। यहाँ नैतिक विकास की बात हो रही है कि नैतिक विकास कैसे होता है। यह स्तर 4 से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है। इस स्तर में बच्चे नैतिकता अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और परिणामों के आधार पर समझते हैं। यानी कि अगर बच्चे को कोई जरूरत है और वो काम उसको करना है तो वो काम नैतिक है, फिर चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। क्योंकि भाई बच्चे की क्या हो रहा है, उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और बच्चे का अगर स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो चीजें बेहतर ढंग से हो रही हैं। नैतिकता को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और परिणामों के आधार पर वो समझता है, ठीक है। अब देखिए अवस्था पहली, दंड और आज्ञाकारिता, ओबिडेंस एंड पनिशमेंट। अब इस अवस्था में याद रखना, इस अवस्था में बच्चे केवल इसलिए सही या गलत का निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें सजा मिल सकती है। वे गलतियों से डरते हैं और नियमों का पालन सिर्फ दंड से बचने के लिए करते हैं। आपका प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को होमवर्क दिया गया है टीचर के द्वारा और कहा गया है कि बेटा कल होमवर्क करके नहीं आया तो तुझे मुर्गा या मुर्गी बना दी जाएगी।
और तुझे क्लास के बाहर खड़ा रखा जाएगा, तेरी बेइज्जती होगी। तो बच्चा इसलिए होमवर्क नहीं कर रहा है कि उसे सीखना है, बच्चा इसलिए होमवर्क कर रहा है कि भैया मास्टर कूटेगा, मास्टर मुर्गा बना देगा, और मास्टर कुछ भी कर सकता है क्योंकि मास्टर तो मास्टर है। और तुम भी भविष्य के मास्टर हो, बच्चों को मुर्गा नहीं बनाना है, ना ही बच्चों को होमवर्क का बर्डन देना है। याद रखना, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बच्चों को प्रेशर करने, बच्चों को टॉर्चर करने, बच्चों को मारने, बच्चों को गाली देने, इस प्रकार की आज़ादी टीचर्स को नहीं देता है। और यह आपको एक नंबर दिला सकता है ना, याद रखिएगा। तो इस अवस्था में बच्चे केवल क्या करते हैं, डर के सारे यानी कि डर की वजह से होमवर्क करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा चॉकलेट चुराना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसकी माँ ने देख लिया तो उसे डांट पड़ेगी, इसलिए वह चोरी नहीं करता है। उसे नहीं पता चोरी करना गलत है या सही है, भैया वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मम्मी देख लेगी, और मम्मी देख ली तो कूट देगी, है ना, इसलिए बच्चा चोरी टॉफी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जो कोहलबर्ग साहब है उनकी प्राक परंपरागत अवस्था है 4 से 10 साल। इसमें बच्चा पहली अवस्था में क्या करता है, इसलिए आज्ञा का पालन करता है क्योंकि उसे पता है सजा मिल सकती है। इस अवस्था में यानी कि इसी के अंदर पहले टॉपिक के अंदर ही दो अवस्था पड़ी, पहली आज्ञाकारिता या दंड, दूसरी अवस्था है निजी लाभ, है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने लाभ के लिए काम करता है। इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं कि अगर वे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में उन्हें भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। यहाँ नैतिकता उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि वो सोचते हैं कि भैया मैंने अगर रामू की मदद कर दी तो रामू भी कल मेरी मदद करेगा, अगर मैंने आज रामू को चॉकलेट खिला दी तो कल इसके पेरेंट्स इसको पैसे देंगे, ये मुझे चॉकलेट खिला देगा। इसलिए बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों का खिलौना देता है ताकि उसे पता चले कि अगली बार अगर ये खिलौना लाया तो अपने को देगा, ठीक है, तो उससे भी अपना खिलौना साझा करेगा। अगला स्टेज देखिए, ये तो हो गया पहले की दो हो गई ना, पहले की दो अवस्था हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, परंपरागत स्टेट, ये सेकंड लेवल है। तो 4 से 10 साल उधर था। अब देखिए, यह स्तर किशोरावस्था में होता है, वयस्क में पाया जाता है, आप जैसे हम जैसे लोगों में, मतलब आप हमसे थोड़े छोटे। इस स्तर पर व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुसार नैतिकता को समझता है। उसे पता है कि दादाजी अगर पैर नहीं छूंगे तो कूट देंगे आज, ठीक है। तो समाज के नियमों और मान्यताओं को पालन करना सीखता है। वो देखता है कि उसके माता पिता कितना आदर्श तरीके से रहते हैं, कैसे उसके दादाजी के पैर छूते हैं, तो शायद वो भी सीखता है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, इन चीजों को करना चाहिए, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था में आते आते बच्चा सीख जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, तो बच्चे की अच्छी प्रवृत्ति होती है ना, दो स्टेज उधर पढ़ लिए थे, तीसरी स्टेज है। तो अच्छे बच्चे की इसमें प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति ऐसे काम करता है जिससे लोग अच्छा माने, दूसरों की प्रशंसा करे, प्यार पाने के लिए नैतिक आचरण अपनाता है। जैसे कोई अच्छा बच्चा पढ़ता है तो फैमिली के अंदर कहते हैं कि भाई फलाने जी का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, 5वीं में देखो बोर्ड में इतने परसेंटेज लेके आया, देखो उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया। ये सारी बात क्यों, ये सारी बात इसलिए क्योंकि बच्चा मोटिवेट हो, और यही मोटिवेशन उसको पढ़ने को प्रेरित करता है, उसे लगता है कि यार पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है। तो अवस्था नंबर 3 ये बताती है, और स्टेज नंबर सेकंड, है ना। स्टेज नंबर 1 में दो अवस्था पढ़ ली, एक और दो। स्टेज नंबर 2 में तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं और चौथी पढ़ेंगे। स्टेज नंबर 3 में पांचवी और छठी, समझ रहे हो ना, ऐसे पढ़ रहे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति ऐसे काम करता है जिससे लोग उन्हें अच्छा माने और दूसरों की प्रशंसा करें। उदाहरण के लिए एक किशोर अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पढ़ाई अच्छा प्रदर्शन करता है ताकि वे खुश हों और उसकी तारीफ करें कि देखो हमारा प्यारा लल्ला बेटा कितना अच्छा पढ़ रहा है ना। और देखो पड़ोस वाली आंटी जी की बेटी या पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है ना, वो तो फेल हो गई देखो स्कूल में। इस प्रकार से तो बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है। चौथी देखिए, कानून और व्यवस्था। वो डरता है भाई, ठीक है, वो अब डरने लगा है, कानून और व्यवस्था के लिए पढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों को पालन करता है क्योंकि उन्हें नियम और समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो वो समझ जाता है कि भैया अगर एक व्यक्ति सड़क को पार करने के लिए केवल जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करता है, भले ही सड़क खाली हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं और से क्रॉसिंग करूंगा तो शायद मुझे दंड मिलेगा, ठीक है। तो अवस्था नंबर किशोर अवस्था यानी कि जब बालक बड़ा हो जाता है तो वो सामान्यतः रूल को फॉलो करना शुरू कर देता है और वो समझ जाता है कि भैया रूल से ही चलना पड़ेगा। अब तीसरा स्टेज अपन आ गए, यानी कि अपन ने पहला पढ़ लिया, पहले की पहली और दूसरी अवस्था पढ़ ली, तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। फिर अपन ने दूसरा पढ़ लिया, दूसरे की पहली और दूसरी अवस्था भी पढ़ ली, तो दूसरा भी हो गया कंप्लीट। फिर अपन आ गए तीसरे पे, इसकी पहली और दूसरी अवस्था अपन ने पढ़ ली, तो ये भी हो गया कंप्लीट। मतलब अब पढ़ेंगे, ये तीसरा शुरू हो गया। इसे कहते हैं ऊपर किसकी पढ़ रहे हैं, कोहलबर्ग साहब की पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, याद है ना, नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका पढ़ा था, पियाजे साहब का। त्रुटि सिद्धांत किसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था त्रुटि सिद्धांत,
फटाफट से थार्नाडाइक साहब का याद रखना। उप परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इस स्तर में वयस्क अवस्था यानी कि आप और हम सब इसमें आ जाते हैं। देखिएगा आप, हालांकि हर व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंचता। इस स्तर में नैतिकता व्यक्ति के अपने खुद सिद्धांतों पर आधारित होती है, वो अक्सर समाज के नियमों से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस अवस्था में सामाजिक अनुबंध होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शादियां होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति ये समझता है कि समाज के नियम और कानून जरूरी हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें बदलने की जरूरत भी होती है। ये बच्चा इस उम्र में आकर समझने लगता है। जैसे कि फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे को फिर लगता है कि भाई बच्चा नहीं है ना, अब क्या हो गया, युवा हो गया है ना, किशोर अवस्था से ऊपर आ गए अपन, तो फिर बच्चा कहता है कि ये गलत रूल है यार, लव मैरिज तो कंपलसरी होनी चाहिए, लव मैरिज तो होना ही चाहिए। तो वो सोचता है कि ये नियम चेंज होना चाहिए, तो ये अपने नियमों के अनुसार अब चलने लगता है और वो कभी कभी भलाई के लिए काम भी करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी गरीब परिवार की मदद करने के लिए ऐसी जगह पर खाना बांटता है जहां सरकारी अनुमति नहीं होती है, लेकिन उसे लगता है कि भूखों को खाना देना तो अधिक जरूरी है, सरकारी नियम तो बहुत छोटे हैं। तो कभी कभी वो नियम तोड़कर भी काम करेगा जब वो वयस्क हो जाएगा, जब वो चीजों को समझेगा कि यार भाई अगर यहाँ लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, फिर भी वो वहां खाना बांट रहा है क्योंकि उसे पता है भूख जरूरी है, गरीबी जरूरी है, इनको खाना देना जरूरी है। नियम टूटे कोई दिक्कत नहीं। ये कब होता है, जब व्यक्ति युवा अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं कुछ। कोहलबर्ग के सिद्धांत का उच्चतम अवस्था है, यानी कि यहाँ पर अगर व्यक्ति पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, भले ही समाज के नियम उसके खिलाफ हो, वो ऐसे ही निर्णय लेता है जो उसके आदर्शों और मूल्यों के अनुसार सही है। ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, जिसके लिए उन्हें अंग्रेजों से कानून का उल्लंघन किया, लेकिन उन्होंने इसे सही माना क्योंकि यह नैतिक सिद्धांतों का अनुसार था। जैसे कि मान लीजिए आप गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, कोई आपको चाटा मारे तो आप क्या करेंगे, चाटा मारेंगे? आप अगर गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं तो आप उसे चाटा नहीं मारेंगे। यही नैतिक विकास सिद्धांत है। और यहाँ पे आपको लोग मूर्ख कहें, आपको गाली देख, देखो कितना मूर्ख है, उसको चाटा मार के चला गया, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो आप अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, आप उन सिद्धांतों को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। यही सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है कि भैया आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, आप वहां पर पहुंच चुके हैं जहां से कोई भी चीजें अब वापस नहीं होगी, यानी कि आप नैतिक डेवलपमेंट के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगला व्यक्ति आता है स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध, इनका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इनका नाम है स्किनर। यह समझाने का तरीका कैसे किसी व्यक्ति या जानवर का व्यवहार या बिहेवियर बदल सकता है। एक व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदलता है, ये स्किनर साहब ने भली भांति बताया। किसी व्यक्ति का नैतिक विकास कैसे होता है, किसने बताया, किसने बताया नैतिक विकास कैसे होता है? कोहलबर्ग ने, कोहलबर्ग ने बताया। कोई व्यक्ति गलती करता है, त्रुटि करता है, सुधार करता है, किसने बताया? थार्नाडाइक ने। संज्ञानात्मक किसने बताया? पियाजे ने। तो याद रहेगा ना सब। चलिए अब करते, किसको करते, किसको पढ़ते भैया? बहुत अच्छे, हाँ क्या नाम है इनका, इनको याद रखना, बड़े काम के हैं। स्किनर, है ना, स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, इनका नाम है पूरा BF स्किनर। इन्होंने सिद्धांत दिया और मुख्य आधार यह है कि व्यवहार में पुरस्कृत और दंड, यानी कि आपको या तो इनाम मिले या फिर पनिशमेंट मिले, है ना, दंड मिले, तो आपका व्यवहार चेंज हो सकता है। इसके माध्यम से आपको नियंत्रित किया जा सकता है। या तो आपको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है या आपको इनाम देकर किया जा सकता है। स्किनर का मानना था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके परिणामों पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के कार्य के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो वह कार्य दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कोई बच्चा है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा आज तूने बहुत बहादुरी का काम किया, तुझे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, तो बच्चा अगली बार भी बहादुरी करेगा। किसी बच्चे ने गलत काम किया, उसे पनिशमेंट मिला, उसे उसके पिताजी ने उल्टा लटका दिया, तो बच्चा अगली बार गलती नहीं करेगा। यदि परिणाम नकारात्मक होता है तो उसे कार्य करने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, उसे मार पड़ी है, उसे घर वालों ने कूट दिया है तबीयत से, आपको किस किस को कूटा, सही सही बताओ, कमेंट में बताओ आज। ठीक है, कि बचपन में किस किस को बहुत तबीयत से हमारा पिताजी ने क्रिकेट खेलने पर। चले, तो प्रबलन, प्रबलन का मतलब है कि यदि कोई ऐसा परिणाम आए जिसको व्यवहार को बढ़ावा देता है तो दो प्रकार में दो भागों में इसको बांट सकते हो आप। सकारात्मक प्रबलन, जब किसी कार्य के बाद अच्छा अनुभव हो या मिले, इनाम मिले, तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है। ठीक है, ये सकारात्मक बात होगी। और कोई व्यक्ति जो है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अच्छे अंक से प्राप्त होता है, उसको प्रशंसा मिलती है,
और वो मेहनत से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इस एग्जाम्स को पास कर लूंगा तो मेरी क्या होगी, तारीफ होगी। तारीफ करूं क्या तेरी जिसने तुझे बनाया, इस प्रकार से। ठीक है, तो सकारात्मक प्रॉब्लम ये होता है। नकारात्मक प्रॉब्लम क्या होता है, दंड। ठीक है, कोई ऐसा परिणाम जो किसी व्यवहार को कम करे या रोकने में सहायक हो, यह दंड होता है। तो यहाँ पर भी आप दो रूप से इसमें समझ सकते हो। सकारात्मक दंड होता है जब किसी कार्य के बाद अप्रिय अनुभव होता है तो व्यक्ति उस कार्य को करने से बचता है, यह सकारात्मक दंड है कि भैया यार मैं ये नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इससे दंड मिलेगा, ये सकारात्मक है। और उदाहरण के लिए एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, उसे टीचर की डांट पड़ती है, डांट के डर से वह अगली बार पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करता है, तो ये दंड का अनुभव है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्कैनर का जो प्रयोग है वो स्कैनर बॉक्स कहलाता है, याद रखना, स्कैनर बॉक्स इसको स्कैनर का प्रयोग है। स्कैनर ने एक प्रयोग किया चूहों और कबूतरों के साथ, इनको जानवर ही मिलते हैं प्रयोग करने के लिए, है ना, पहले ने बिल्ली से किया था। स्कैनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया और उनके व्यवहार को प्रबलन और दंड के माध्यम से बदलने की कोशिश की। इस प्रयोग में उन्होंने एक डिब्बा, जैसे स्कैनर बॉक्स कहा जाता है, बनाया जिसमें एक लीवर होता है, लीवर इधर भी लगाया उधर भी लगा था ना लीवर। तो इन्होंने क्या करा, स्कैनर साहब एक डब्बा लेकर आए, उस डब्बे में इन्होंने गेट लगा दिया और यहाँ लीवर लगा दिया गेट खोलने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। जब चूहा लीवर को दबाता है तो उसे खाना मिलता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, शायद दोनों दोस्त रहे होंगे। चूहे ने सीख लिया कि जब लीवर दबाया जाएगा तो ही इनाम अर्थात खाना मिलेगा, और बार बार अगर लीवर दबाया गया तो उसे बार बार खाना मिला। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि किसी के व्यवहार को किसी भी अच्छे काम के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति को अच्छा काम अगर करवाना है तो उसको पुरस्कृत किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, और ज्यादा तारीफ करोगे तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, निष्कर्ष से निकलता है कि जब व्यक्ति को आप सकारात्मक प्रबंधन दोगे, आप उसको इनाम दोगे, आप उसको पारितोषिक दोगे, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे मनोवैज्ञानिक थे जो बहुत कठिन पढ़ते हैं, इन सबको एक ही वीडियो में समझाने का मैंने प्रयास किया। प्यारे दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पूरा कंप्लीट ईवीएस में करवा चुका हूँ, ये सीडीपी की चौथे नंबर की क्लास करवा चुका हूँ, एक दो क्लास और आपको मिलेगी, सीडीपी कंप्लीट 30 चैप्टर कर देंगे। पेडागोजी बहुत आसान होता है, 2-3 क्लास में निपटा देंगे, 10 तारीख के पहले कंप्लीट सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एमपीपीएससी की जो हमारे स्टूडेंट है उनको यूनिट नंबर 10 हमने शुरू किया है, क्लास उसकी अपलोड हो चुकी है, बुक लिस्ट अपलोड हो चुकी है, तो आप उसके लिए भी बने रहें। ठीक है, आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा जैसे ही आपके एग्जाम शुरू होंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद।